ना हम इंडिया गठबंधन से वेटिंग कर रहे थे ना एनडीए गठबंधन से कर रहे थे, हम केवल अपना काम कर रहे थे। समीकरण कुछ इस तरह से बैठा कि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा लाभ हो गया। किसी ने उसको गृह मंत्री बना दिया था और शिक्षा मंत्री भी। हाँ, किसी का शिक्षा मंत्री लिख दिया था और कहीं तो हद हो गया कि लिख दिया उप मुख्यमंत्री, है ना। सरकार बनाने के लिए 42 सीटें चाहिए होती हैं, उनके पास 56 सीटें हैं, कैसे बनाएंगे। और दूसरी बात है कि ना तो हम जेएमएम गठबंधन से चुनाव लड़े हैं, ना तो सरकार को समर्थन दिए हैं, तो हमें मंत्री कैसे बना देगा। कम से कम 15 सीटें ऐसी है जहां पर जेल केम की वजह से जेएमएम के प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। टाइगर जयराम मातो की तरफ से हम बोल रहे हैं कि वो जरूर से उसमें वोटिंग करेंगे। 17 तारीख तक हम ठीक थे। 18 और 19 की रात को जब बोरा का बोरा निकलना शुरू हुआ, पेटी निकलना शुरू हुआ, दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा जब बटना शुरू हुआ तो वहाँ हम कहीं ना कहीं चूक गए। बोरा में क्या क्या रहता है? कि हमारा जो विचारधारा फैलाने की जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है? नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल है। तो वहाँ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो होते हैं उसके जो नेटवर्क की जो है आज भी वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता। हमें एक रील्स अपलोड करने के लिए वहाँ से पहले आना पड़ता था और राजगंज में जाकर अपलोड करते थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ले चुके हैं और एक्शन मोड में भी लगातार दिख रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरे तरफ विपक्ष, तीसरे शख्स भी एक हैं जो लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेल केम के डुमरी से विधायक जयराम महतो की। तो जेल केम से जो है टुंडी विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे मोतीलाल महतो जी। जेल केम के चाणक्य के रूप में भी जाने जाते हैं। लगभग 45,000 वोट लेकर आए। कहाँ चूक रह गई, क्या कमी रह गई, टुंडी सीट नहीं निकाल पाए। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे मोतीलाल दास से। जब भी इनसे मुलाकात होती है लंबी बातें हो जाती है। मोती दास, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जमा जोहार। मोती जी, टुंडी की बात करें तो आप तीसरे स्थान पर रहे हैं, लगभग 45,000 वोट आया और ये वोट काफ़ी होता है, कम नहीं है। दूसरे नंबर पर आप ही के मित्र विकास महतो जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीते वहाँ से मथुरा दा जो कि हमेशा से जीतते आ रहे हैं। कहाँ कमी रह गई कि आपको तीसरे स्थान पर रहना पड़ा? देखिए, पहली बात तो टुंडी विधानसभा जो क्षेत्र है वो अति पिछड़ा क्षेत्र है। उसको कहा जाता है मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया और वहाँ शिक्षा का स्तर सबसे निम्न है। उसके बाद स्वास्थ्य का स्तर सबसे निम्न है। रोज़गार पलायन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो जिसके कारण से शिक्षा का क्षेत्र पूरा नगण्य रहने के कारण क्या होता है कि हमारी विचारधारा को लोग वहाँ थोड़ा सा कम समझ पाए। उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम वोटें हमें वहीं से प्राप्त हुई, क्योंकि बेसिकली ट्राइबल्स एरिया हैं। नक्सल इन्फेक्टेड एरिया रहने के कारण ना तो सही से स्कूल हैं, जिसके कारण ना बच्चे सही से पढ़ पाए, ना तो वहाँ के लोग शिक्षित हो पाए, तो हमारी विचारधारा को समझ नहीं पाए, वहाँ चूक हुई। दूसरा चूक ये हुई कि वहाँ पर इंटरनेट का जो माध्यम है, देखिए हमारा जो विचारधारा फैलाने की जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है? नेट है, इंटरनेट है, मोबाइल है। तो वहाँ मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो होते हैं उसके जो नेटवर्क की जो है आज भी वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ता। हमें एक रील्स अपलोड करने के लिए वहाँ से पहले आना पड़ता था और राजगंज में जाकर अपलोड करते थे, ऐसा स्थिति था। राजगंज जाके? हाँ, शहर है, इलाका है, तब जाकर हम लोग को अपलोड होता था। तो ये स्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर बेसिकली एक पार्टी 2-3 पार्टियाँ जो हैं वो माइंड को सेटअप कर दी हैं कि आपका उस चुनाव चिन्ह को धार्मिक चुनाव चिन्ह से रिलेट कर दिया कि ये आपका धर्म का चुनाव चिन्ह है। तो ये चीज़ें मात खाएँ वहाँ पर। उसके बाद 18 और 19 की रात को जो खेल हुआ, 17 तारीख तक हम ठीक थे। 18 और 19 की रात को जब बोरा का बोरा निकलना शुरू हुआ, पेटी निकलना शुरू हुआ, दारू, मुर्गा, पेट्रोल, धोती, साड़ी, लुंगी, गमछा जब बटना शुरू हुआ तो वहाँ हम कहीं ना कहीं चूक गए। तो बोरा में क्या क्या रहता है? बोरा में बेसिकली वही रहता है जो आर्थिक संसाधन है, खेला होबे। अच्छा, वही रहता है। और कहीं ना कहीं वहाँ विचारधारा फेल होता दिखी। हमारे जो साथी थे, संगठन के जो साथी थे, जो खटने वाले थे, उनको चिन्हित कर करके कि आप लो 5,000, आप लो 7,000, काम नहीं करना है, अगर हमारा फेवर नहीं कर सकते तो समर्थन भी नहीं करना है। तो इस तरह से हुई और पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया। तो ये जनता तो साथ दी, समर्थन दी, जितना जनता ने जागरूक हुआ, जहाँ तक हम विचारधारा को फैला सके वहाँ के लोगों ने साथ दिया। जहाँ तक हमारी विचारधारा नहीं जा पाई वहाँ दारू, मुर्गा, पेट्रोल का पूरा खेल चला। तो दारू, मुर्गा और खेला हो वैसे आपका खेला बिगड़ गया। ये तो चलिए, लेकिन मोती दा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी से केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जो है डुमरी से चुनाव लड़े और अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत गए। जयराम जी से बात हुई चुनाव जीतने के बाद? बात नहीं हुई, साथी थे। बात तो छोड़ दीजिए, अभी साथी थे 2-3 दिन। अच्छा।
साथ ही में रहे, बहुत सारे डिस्कस किए कि विधानसभा में जाएंगे तो किन किन मुद्दों को उठाएंगे, किन कौन मुद्दे को रखना है। तो उसमें चर्चाएं हुई, क्योंकि हम लोग आपसी चर्चा करते हैं। जब भी दोनों अकेले रहते हैं तो बहुत से विषयों पे, झारखंड के विषय को लेकर चर्चा करते हैं। फिर कौन से मुद्दे उठाने हैं उस पर चर्चा होती है, कैसे हम काम करेंगे, कैसे विज़न को कंप्लीट करेंगे, कैसे जो योजनाएं आएंगी कैसे उसको धरातल पर उतारेंगे, इन सब बातों पर चर्चा हुई। तो साथ ही थे, डिस्कस काफ़ी हुआ है। ये बताइए कि एक लगातार ऐसी खबरें चल रही है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग भी देख रहे होंगे कि जयराम जी कहाँ जाएंगे, क्योंकि अकेले हैं, अपनी पार्टी से अकेले विधायक हैं। या तो विपक्ष की तरफ जाएंगे या सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे, यानी कि जेएमएम को समर्थन देंगे विधानसभा में, या सत्ता विपक्ष के को समर्थन देंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, जहाँ तक जाने की बात है तो वो अकेला है, और जिस इंडिया गठबंधन की जिसकी सरकार बनी है, टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो उसके 56 सीटें खुद की, यानी खुद की सरकार बनी हुई है, तो जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जहाँ सोशल मीडिया की बातें, ये हवाबाजी होता है। कहीं तो हम पढ़े थे कि किसी ने उसको गृह मंत्री बना दिया था, और शिक्षा मंत्री भी। हाँ, किसी का शिक्षा मंत्री लिख दिया था। और कहीं तो हद हो गया कि लिख दिया उप मुख्यमंत्री, है ना। तो हम भी लड़का को बोले कि बहुत सारा फ़ोन आने लगे, तो बोले यार थोड़ा सा तो दिमाग ही होना चाहिए। सरकार बनाने के लिए 42 सीटें चाहिए होती हैं, उनके पास 56 सीटें हैं, कैसे बनाएंगे? और दूसरी बात है कि ना तो हम जेएमएम गठबंधन से चुनाव लड़े हैं, ना तो सरकार को समर्थन दिए हैं, तो हमें मंत्री कैसे बना देगा? मंत्री बनाने के लिए अपने वहाँ मारपीट हो रहा है, जूता चप्पल चल रहा है, नहीं चल मंत्रिमंडल जूता चप्पल चल रहा है, और ऐसे कैसे बना देगा? कोई दाल भात का कोर नहीं है। और दूसरी बात, अगर बनता भी है तो हम लोग नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम हमारे पास एक ही है, और एक को भी अगर जंजीर में बांध देंगे तो फिर सवाल कौन उठाएगा? इसलिए हम लोग वो नहीं करने वाले। हम लोग देखिए, हम लोग एक बात तो जानिए कि नीति और नियम और कानून जो बनाएगी, जो सरकार में सत्ता में बैठेगी वही बनाएगी। लेकिन विधायक के पास इतना पावर होता है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता को मुद्दे सदन में उठना चाहिए, उस विधायक उठा सकता है, उसके पास पावर है। तो वो बातों को कौन उठाएगा? अगर जयराम महतो वहाँ चले गए तो सरकार में बन जाने के बाद तो प्रोटोकॉल हो जाए, फिर सवाल कौन उठाएगा? इसलिए हम अलग रह के जो जनता के मुद्दे होंगे, जनता के हित के मुद्दे होंगे, उन सवालों को ले जाकर उनके पास रखेंगे, ताकि वो सरकार उस पर घुटना टेके और उस पर मजबूर होकर उसमें नियम कानून बनाए। चलिए, तो आपने क्लियर कर दिया कि जयराम महतो जी, जो कि जेएलकेएम से डुमरी विधानसभा सीट से विधायक है और केंद्रीय अध्यक्ष भी है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ना सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं, ना विपक्ष की तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल ये था मोतीदा, मान लीजिए कि सरकार या 1932 का खतियान लेकर आती है, जैसे ऑलरेडी पिछले बार भी लेकर आई थी, आपको याद होगा। उसके बाद कुछ मामला अटक गया, राज्यपाल के पास गया, वहाँ पर मामला कुछ त्रुटि निकल गया और मामला वहाँ पर लटक गया। तो उस प्रकार के जो हेमंत सोरेन बिल लेकर आते हैं, तो वैसे में जयराम जी समर्थन देंगे कि नहीं अपना? हाँ, अगर राज्य हित के मुद्दे होंगे और उसमें अगर हमारा वोटिंग का सवाल आया, अगर 1932 का, चाहे राज्य हित का कोई भी मुद्दा हो, चाहे 1932 का मुद्दा हो, चाहे नियोजन नीति का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन नीति का मुद्दा हो, चाहे खनन नीति का मुद्दा हो, चाहे जैसे सीजीएल का एग्जाम को लेकर हो, चाहे जेपीएससी के लेकर हो, अगर ये मुद्दों में कोई भी मुद्दे अगर लेके आते हैं सरकार को, सरकार तो सरकार के पक्ष में हमारा साथी जो है वो वोट करेगी, क्योंकि हम जनता के लिए आए हैं, हम उनके भविष्य के लिए आए हैं। और अगर भविष्य किसी से भी बनता है, हम पहले भी हम लोग कह चुके हैं, हम लोगों ने 3 साल आंदोलन किया तो कभी नहीं कहे कि आप ये करिए, आप ही बनाइए नीति को, हमको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सरकार ने किसी भी चीज़ों पर पहल नहीं की। 56 वादे किए थे, 56 वादे में एक भी वादा पूरा उनका नहीं हुआ। तो जिस कारण से हम लोग आए, तो अगर सरकार अगर पावरफुल में अगर बनाएगी तो हम लोग जरूर उसको वोट करेंगे। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं लेकिन कि समर्थन नहीं, वोट करना एक गलत चीज़ होता है। देख लीजिए, अगर जनता को समझना है तो ये चीज़ें समझे। एक सरकार को समर्थन करना होता है और एक जनता सरकार को बाहर से समर्थन करना होता है, और एक होता है वोटिंग प्रक्रिया। तो बिल को पास करना, हाँ, विधानसभा, अगर वोटिंग प्रक्रिया में सरकार पिछड़ती है इस मुद्दे पर, ऐसे तो पिछड़ना नहीं, टेक्निकल रूप से उसके पास है, लेकिन फिर भी अगर पिछड़ती है तो हम, अगर वो मुद्दे रहेंगे, हमारे झारखंड के मुद्दे रहेंगे, तो हम उन पर अड़ग रहेंगे। और ये टाइगर जयराम महतो की तरफ से हम बोल रहे हैं कि वो जरूर से उसमें वोटिंग करेंगे। जैसे कि आपने देखा सोशल मीडिया पे कि कोई जयराम जी को उप मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई शिक्षा मंत्री बना रहा है, तो कोई गृह मंत्री बना रहा है, कोई वित्त मंत्री बना रहा है। लेकिन उसी सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चल रही है कि जयराम महतो जो है जेएमएम के बी टीम से हैं, इसलिए क्योंकि इनडायरेक्टली जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को जेएलकेएम चुनाव लड़ने से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिला है। कम से कम 15 सीटें ऐसी है जहां पर जेएलकेएम की वजह से जेएमएम के प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। देखिए, ये बातें सत्य है कि जेएमएम के प्रत्याशी जीते हैं, और ये मुख्यमंत्री भी जानते हैं, और ये चर्चा सुनते हैं। दिल्ली में बीजेपी की टीम भी कर रही थी, वहाँ पे जो प्रभारी आए थे वो लोग भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, 2 पक्ष लड़ रही थी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। इसके बाद कोई था नहीं, तीसरा मोर्चा में हम लोग थे। तो तीसरा मोर्चा बखूबी अपने चुनाव लड़ रही थी, और चुनाव लड़ने के कारण अब क्या हुआ कि इस तरह का समीकरण बैठा
कि जिस तरह से समीकरण हमारा वोट ये बढ़ा तो उनका वोट घट गया, तो जिसके कारण ये चीज़ें हो पाई, जिसमें 16-17 सीट जो हैं वो इंडिया गठबंधन को ज़्यादा फायदा पहुंची। तो ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन को फायदा नहीं पहुंची। तो इस तरह से बड़का गांव में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, अम्बा प्रसाद इंडिया गठबंधन का हार गई, वो भी जीत गए, तो ये भी तो कह सकते इंडिया हैं। गठबंधन को कम नुकसान हुआ। हाँ, ये चीज़ें कह सकते हैं। देखिए, हम अपने फ्रंट पर अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग ना बी टीम से थे ना ये टीम से थे, हम लोग अपना टीम से केवल थे। हम अपना काम कर रहे थे, अपना वर्क कर रहे थे। समीकरण कुछ इस तरह से हुआ कि अगर इस तरह से उठा पटक होता तो हम लोग इतना जानते, तो आदमी किसी इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन इतना ऑफर दिया, इतना सीटों का ऑफर था, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर लिए होते। तो हम लोग का एक था अपना कि अपने आप को साबित करना है। आज हमारी चर्चा नेशनल मीडियाज़ में हो रही है। नेशनल मीडिया हमें आज तक 3 सालों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कभी देखी नहीं, कभी एक बार जगह भी नहीं दी। आप लोग का बहुत बड़ा रहमो करम है, आप लोग का उपकार है कि आप लोगों ने स्थान दिया तो हम लोग ये यहाँ तक पहुँचे। और वो ये आज जैसे ही बीजेपी हारती है, पूरा नेशनल मीडिया, जितने भी नेशनल मीडिया हैं, सब कवर करने के लिए भागी दौड़ी चली आ रही है। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है कि ना हम इंडिया गठबंधन से वेटिंग कर रहे थे, ना एनडीए गठबंधन से कर रहे थे। हम केवल अपना काम कर रहे थे। समीकरण कुछ इस तरह से बैठा कि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा लाभ हो गया और इंडिया गठबंधन को, बाकी तो करने वाले थे हम अपना ही लड़ाई, हम अपना लड़ रहे थे। मोतीदास, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी बीजेपी को जिस प्रकार से करारी हार मिली है, आजसू को करारी हार मिली है, बीजेपी लगातार 3 दिनों तक अभी समीक्षा, हार को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें हम भी गए हुए थे। हम लोग का प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े थे, तो 2-3 नेताओं से हमारी बात हुई। एक भानु प्रताप शाही जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, दूसरे बेरमो से जो आपके 5 बार के आपके भी सांसद रहे थे रविंदर पांडे जी, उनसे भी वो तो सीधे सीधे कहे कि जयराम जी की वजह से हम हारे हैं। जयराम जी वोट काटे हैं, हमको पहले वोट देते थे लेकिन इस बार इतना वोट काटे कि हम लोग चुनाव हार गए। सबसे पहले तो रविंदर पांडे जी हमारे सांसद भी रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि जीतने के बाद आप कितना क्षेत्रों में दौरा करते थे। खाली पांडे जी जीतिएगा और सुतल रहते थे इसी के रूम में, ऐसे जनता ऐसी करेगी। हम लोग तो वही जगाए हैं, वही तो जनता को बताए हैं। और बीजेपी का साफ संदेश है, चाहे किसी भी इंडिया गठबंधन वालों को भी और एनडीए गठबंधन वालों के भी, अगर भैया अब है कि तीसरा मोर्चा तैयार है, अब बंडी पहन के एसी रूम में सुतने से नेता नहीं बनने देंगे। अब आपको आके जनता के दुख दर्द को आके समझना पड़ेगा। आज जयराम मातो जीते हैं जिस दिन से, शपथ भी नहीं लिए हैं और लगातार दौरे पे हैं। 8 गो 10 गो स्कूल चले जा रहे हैं, उसमें जनता की समस्या को समाधान एक आम व्यक्ति की तरह हल कर रहे हैं। और आप जीत के कहाँ रांची पहुँच गए हैं, एक भी नेता फील्ड में दिख ही नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भोज और बियाह में, वो भी खास लोगों के भोज और बियाह में जाके खा के 2 पूड़ी आ जा रहे हैं। ऐसे होता है? ऐसे नेता बनिएगा, ऐसे सरकार बनेगा? जाइए रोड में घिसिए, चप्पल घिसिए। हम लोग जो बनाए हैं अपने दम पे बनाए हैं। हमारी काबिलियत, हमारा उम्र उनसे आधा होगा, लेकिन हमारी आज अपनी पहचान अपने दम पर पूरे झारखंड में है। क्यों? क्योंकि हमने चप्पल घिसे मैदान में। तो आप भी चप्पल घिसिए मैदान में, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगी। मोतीदा, अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि आपका चुनाव के दौरान आप लोग का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था। उस मैनिफेस्टो में 1932 की बात थी, सरना धर्म कोड की बात थी, कुर्मी को जो है ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है कॉलम बनाकर एक स्पेशली शामिल करने की बात थी। उसके बाद पलायन नीति, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, इस प्रकार की तमाम चीज़ों का जो है उसमें जिक्र था आप लोग के मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अकेले विधायक कितना पूरा कर पाएंगे, मतलब जयराम जी उस मैनिफेस्टो का कितना प्रतिशत पूरा कर पाएंगे 5 साल में, क्योंकि सत्ता में तो है नहीं वो। देखिए, जो हमारे मुद्दे हैं लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टी के मुद्दे हैं। तो जब क्षेत्रीय पार्टी के मुद्दे हैं, क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं अभी एक सरकार में है, जेएमएम जो है वो सरकार में है, तो जब सरकार में है तो उसको पहल करना चाहिए। और अगर पहल नहीं करती है तो हमारे तो मैनिफेस्टो में है ही, हम तो सवाल सदन में उठाएंगे, और जब सदन में उठाएंगे तो उसको प्रेशर तो पड़ेगी ही। मीडिया में आएंगे, उनको भी दिखाएंगे कि ये भी वादे किए हुए थे। तो वो बेसिकली हमें लगता है कि हमारे अगर वो सोते हैं तो हम जगाने का काम ज़रूर करेंगे। हम तो आपको कान में किरकिरी करने का काम तो ज़रूर करेंगे। पावर हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन हमारा इतना पावर तो है कि हम किरकिरी ज़रूर करवा देंगे आपका। और हो सकता है कि अगर आप इस बार नहीं किए, पिछला बार तो आपने धोखा दिया। आपने जिस सरना कोड के बारे में, चाहे 1932 के बारे में बात की, को धोखा कौन दिया है? सीधा इंडिया गठबंधन ने धोखा दिया है। अब उसका हम बात बताते हैं आपको कैसे धोखा दिया है। जब आपको 2022 के मानसून सत्र में जब आपने पास कर दिया 1932 और राज्यपाल ने लौटा दिया, तो आप फिर संशोधन करके 2 महीने के अंदर काहे नहीं भेजे? चाहे अगला सत्र में आप काहे ने पास करवाएं? नहीं करवाया। इसका मतलब साफ मंशा था कि आप 32 को लागू करना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप वोटों का राजनीति करना चाहते हैं। एक राजनीति में कहावत है कि राजनीति में कभी भी मुर्दे गाड़े नहीं जाते, हमेशा उसको जीवित रखे जाते हैं।
मर भी गया है तो उसको गाड़ना नहीं, जीवित है तो जस्ट लाइक वो मुद्दा है, वो मुद्दा को गाड़ नहीं रही, वो जीवित करके रखना चाह रही। इसको झारखंड की जनता से या झारखंड के युवा पीढ़ी से उसको कोई मतलब नहीं है कि 1932 पास होगा तो यहाँ के लोगों को नौकरी लगेगा, यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा हक अधिकार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये आपको नहीं है, ये आपको नहीं था, आपको केवल मुद्दा को ही करना था। अब दूसरी बात है सरना कोड की, तो सरना कोड को सबसे पहले किसने अवहेलना किया है? ये इंडिया गठबंधन ने किया है। अब मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब चुनाव लड़े हेमंत सोरेन 2 सीटों से जीते, 1 सीट को जीते छोड़े, उसका भाई बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहा था, और एक जो था मधुपुर का सीट था जो हाजी हुसैन मरे थे, दोनों का चुनाव एक साथ में। और उस समय सरकार का स्थिति ऐसा था कि 2 सीटें जितना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीजेपी सरकार गिरा देती। तो इन्होंने आनंद फानन में सरना कोड को ले आया, और सरना कोड को बिना राज्यपाल, देखिए कोई भी बिल का नियम एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप अगर किसी से पास करते हैं तो उसको राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा, और राज्यपाल से जब गुजरेगी तभी वो राष्ट्रपति के पास जाएगी। इन्होंने क्या किया, राज्यपाल के पास नहीं भेजा, क्योंकि राज्यपाल के पास अगर भेजते तो उसके पास अधिकार था कि 15 दिन तक बिल को रोक सकते थे, और यहाँ 5 दिन में 7 दिन में चुनाव था। इसको वोटों का ध्रुवीकरण करना था, मोबिलाइज था, क्योंकि ट्राइबल एरिया पड़ते हैं और ट्राइबल वोटर का बहुत जरूरी था इसको। तो सरना कोड को लाए, कैबिनेट में पास किए और सीधे राष्ट्रपति को भेज दिए, और ना छोड़ मतलब सीधे आसमान में सीढ़ी लगा दिए। ये क्या तरीका हुआ भाई? आसमान में सीढ़ी लग सकती है क्या? उन्होंने लगा दिया और सीधे राज्यपाल। और वहाँ से जब राष्ट्रपति ने देखा, राष्ट्रपति ने जब रिजेक्ट कर दिया कि ये तो राज्यपाल के पास गया ही नहीं समीक्षा के लिए, तो आप मेरे पास बिल जब रिजेक्ट कर दिया तो कह दिया कि केंद्र सरकार ने इसको रिजेक्ट किया, बीजेपी वालों ने रिजेक्ट किया। और वोटों का हमारी जनता समझने वाली कितनी है? 0.0001%। ये बात को कौन जाता है? ये बात को तो हम आज मीडिया पे कर रहे हैं, किसी को पता था क्या? नहीं पता था। और उन्होंने चुनाव 2 सीटें जीत ली। अब 2 सीटें जीत ली, सरकार इसका बच गया। तो धोखा किसने किया जनता के साथ? आदिवासियों के साथ धोखा कौन किया? हेमंत सोरेन ने किया, जो खुद आदिवासियों ने धोखा किया कि सरना कोड के नाम पे। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अभी भी प्रभात खबर का बहुत बड़ा हेडलाइन है, आप जाके वहाँ पढ़ ले। प्रभात खबर का क्यों, आप वही नोटिफिकेशन को निकाल के देख लीजिए सरकार के गजट में कि वहाँ से वापस लौटा है कि नहीं। वहाँ से साफ साफ शब्दों में लिखा है कि राज्यपाल के परमिशन के बिना ये केंद्र को भेजा गया था। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेल के नेता मोतीलाल महतो जी थे, जो विधानसभा गुजरा उसमें जो है टुंडी विधानसभा सीट से जो है जेल के प्रत्याशी भी थे, 3रा स्थान पर रहे, लगभग 45,000 वोट लेकर आए। और जयराम महतो जो है जेल केम से इकलौता जो है विधायक बने हैं और एक्शन मोड में लगातार दिख रहे हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। जोहार, जय हिंद।